हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बिल्कुल ही न्यू रोमांटिक स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टोरी की तरफ आते हैं। हमारी फीमेल लीड गुनियान घबराई हुई व्हीलचेयर पे बैठी होती है। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड वैन और उसकी स्टेप सिस्टर फू फिफी आती है। वैन बताता है वो उसकी बहन से हमेशा से प्यार करता है और उसे चीट कर रहा था। नियान उसके ऊपर गुस्सा होती है। वैन कहता है मैं तुम जैसी बदसूरत लड़की के साथ इसलिए था क्योंकि मुझे वो पैसे चाहिए थे। नियान याद करती है वैन ने उसे बताया था जब तक उसे पैसे नहीं मिलते वो उससे शादी नहीं कर सकता और उसने भी ये बात मान लिया था। न्यानन की स्टेप सिस्टर उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से आज ग्रुप उसका हो गया है। वही वैन घर में पेट्रोल डाल रहा था। ये देखकर न्यानन घबराती है। दोनों ही फिर उसकी लाश जलने के लिए बाय बोल कर घर में आग लगा देते हैं। न्यानन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी उसे कोई आवाज देती है। ये बात उस लड़की की होती है जो ये नोवेल पढ़ रही थी, लेकिन इस लड़की के बारे में हमें कुछ और बताया नहीं जाता। वो लड़की कहती है तुम कितनी स्टूपिड हो, तुमने हमेशा यीजू को गलत समझा, लेकिन वो इनोसेंट था। यीजू न्यानन को बचाने आता है। न्यानन उसे देख रही होती है। तभी उन दोनों के ऊपर लकड़ी गिरने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो नींद से उठती है तो वो अपनी जगह को पहचान नहीं पाती। शीशे में खुद को देखती है तो हैरान होती है क्योंकि वो नोवेल की हीरोइन की कैरेक्टर में थी। वो सोचती है कि मैं इस कहानी के अंदर आ गई हूँ। फिर वो अपने पैरों की तरफ देखती है जो बिल्कुल ठीक थे। उसे पता लग जाता है कि ये सीन 5 साल पहले का है। न्यानन खुश होती है और मस्ती करने लगती है। सर्वेंट आती है तो उससे न्यानन को पता चलता है कि वो 3 दिन से बेहोश थी और बाहर यीजू को सजा मिल रहा है। न्यानन सोचती है इस कहानी में हीरो मर जाता है, लेकिन वो अब ऐसा नहीं होने देगी। ग्रैंडपा के कहने पर उनका आदमी यीजू को मार रहा होता है। न्यानन वहाँ आ जाती है। यीजू उसे वापस जाने का कहता है। न्यानन उसके गले लग जाती है। न्यानन इस बार हंटर को पकड़ लेती है और ग्रैंडपा के असिस्टेंट को ही मारने लगती है। ग्रैंडपा ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को अभी मार डालो। यीजू गुस्से में कहता है आपको इसे हर्ट करने से पहले मुझे मारना होगा। ग्रैंडपा न्यानन को 1 साल का वक्त देते हैं जिसमें उसे 1 बिलियन लुटाना पड़ेगा। तब तक वो दोनों शादी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर पाए तो ग्रैंडपा ग्रुप को खत्म कर देंगे। न्यानन मान जाती है। यीजू की हालत खराब होती है। फिर वो अपनी सजा पूरी करना चाह रहा था, इसलिए न्यानन से अंदर जाने के लिए मना कर देता है। न्यानन उसे किस कर लेती है। इस हरकत से वो न्यानन पर गुस्सा होता है और वो स्ट्रेस में बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो यीजू की चोट पर दवाई लगा रही होती है। यीजू फिर वहाँ से जाने लगता है। न्यानन उसे पीछे से हक करके कहती है तुम मेरे पास रुक जाओ प्लीज, और असिस्टेंट को बाहर भेजने के लिए कहती है। यीजू अपने असिस्टेंट को जाने को कहता है। असिस्टेंट कहता है मिस गु इतना चेंज कैसे हो गई। यीजू कहता है तुम यहाँ से फिर से भागना चाहती हो। न्यानन उसके पूरे फेस पर किस करने लगती है। यीजू उसे दूर करता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। न्यानन उसकी गोद में चढ़ जाती है और उसे बताती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहती है। वैन न्यानन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। न्यानन को नोवेल की कहानी के बारे में पता होता है। वो कहती है इडियट अब तुम्हारी खैर नहीं। वो रिपोर्टर्स को कॉल करके होटल का नाम बता देती है। यीजू को किस करके वहाँ से चली जाती है। यीजू अपने असिस्टेंट को कॉल करके फॉलो करने के लिए कहता है। फिफी वैन से पूछ रही होती है क्या उसने बैकअप प्लान बना रखा है। वैन कहता है हाँ उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों फिर से अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। तभी उसी रूम में रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उनकी फोटो लेने लगते हैं। न्यानन ने असिस्टेंट को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। असिस्टेंट दोनों को होटल से बाहर आते देखकर कार से निकल जाता है। वैन कार में उन दोनों को आने के लिए कहती है। वैन हैरान होता है। वो कहता है तुम यहाँ कैसे, तुम्हें तो नाइट क्लब में होना चाहिए था। न्यानन कहती है पहले तुम बताओ होटल रूम में इसके साथ क्या कर रहे थे। फिफी उसे एक्सप्लेन करने लगती है लेकिन वो मना कर देती है। उसे उन दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था। न्यानन कार को जंगल में रुकवाती है। वैन फिफी को घबराते देखकर उस पर गुस्सा करता है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यानन फिफी को अपने साथ खींचकर ले जा रही होती है। वैन उसे रोकता है तो वो उसे लात मार देती है। न्यानन फिफी को अपनी मोम की कब्र पे ले जाती है और उसका सर जमीन पर मारती है। न्यानन उसे कहती है अपनी मोम से कह देना मुझसे जो छीना है तुम दोनों ने मैं उससे दोगुना लूंगी। न्यानन वहाँ से जा रही होती है। तभी वैन उसे रोकता है कि वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। न्यानन कहती है क्या तुम उसकी फिक्र कर रहे हो। अब वैन को तो उसके शेयर चाहिए थे। कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। न्यानन उसे होटल में जो कर रहे थे वही करने के लिए कहती है। वैन उस पर भड़कने लगता है। न्यानन बॉडीगार्ड को आगे बुलाती है तो वो डर कर मान जाता है। फिफी उसकी हरकत से उसे गाली देती है। वैन उसे थप्पड़ मारता है शांत रहने
रहने के लिए। नैनन बॉडीगार्ड्स को वैन के कपड़े उतारने के लिए ऑर्डर देती है और कार में बैठकर असिस्टेंट को घर चलने के लिए कहती है। वो देखती है यीजू को बुखार आया होता है। नैनन किसी को बुलाने लगती है। यीजू उसका हाथ पकड़कर रुकने के लिए कहता है। नैनन असिस्टेंट को कॉल करके जल्दी से डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है। अगले दिन वैन और फीफी की पिक वायरल हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग उसके लिए भी बुरे कमेंट्स कर रहे थे। वो देखती है उसका कजन ब्रदर गुजाओ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। नैनन को याद आता है कि स्टोरी में उसे बचाने के लिए वो मर जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगी। जाओ के पास उसका मैसेज आता है। वो खुश होता है और अपने फ्रेंड को लात मारकर उठाता है। उसे बताता है कि नैनन ने उसे बाय कहा। उसका फ्रेंड ऐसे लुक देता है, बेवकूफ इसलिए तूने मुझे लात मारकर उठाया नींद से। यीजू को होश आता है तो वो उसके पास जाती है। वो फीवर चेक करती है तो ठीक हो चुका था। यीजू वहाँ से जाने लगता है तो नैनन उसे रोककर कहती है गुड मॉर्निंग किस देना भूल गए। वो खुद ही उसे किस कर लेती है। नैनन पूछती है क्या उसने कभी किस नहीं किया था, क्या कल उसका फर्स्ट किस था। यीजू हाँ कहता है और वो नैनन को किस करता है। नैनन को उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे डांटता है वैन और फीफी की पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए, पर उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कल एंगेजमेंट पार्टी में जाना था, लेकिन यीजू मना कर देता है। यीजू को अभी भी लगता है कि नैनन वैन को पसंद करती है। नैनन उसे मनाते हुए कहती है हस्बैंड मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। उसके हस्बैंड बोलने पर वो खुश हो जाता है और मान जाता है। वैन और फीफी के एंगेजमेंट में रिपोर्टर्स भी आए होते हैं जो वायरल पिक के बारे में पूछ रहे होते हैं। वैन उन्हें बताता है कि ये सब कुछ एक गलतफहमी है। फीफी कहती है ये सब उसकी सिस्टर ने किया है क्योंकि वो इसे पसंद करती थी। नैनन के डैड भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। एक बैनर के साथ उन दोनों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वहाँ बॉडीगार्ड्स लेकर आते हैं। सभी लोग ये देखकर बातें करने लगते हैं। नैनन की एंट्री होती है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वैन उसे पहचान नहीं पाता, कहता है सॉरी मैंने आपको कुछ और समझ लिया था और उसे अपना कार्ड देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर मार देती है तो वो एम्बैरस हो जाता है और बाहर जाकर नैनन को ढूंढने लगता है। नैनन के डैड उसे देखकर उसकी मोम समझ लेते हैं। वो कहती है आपको अभी भी मेरी मोम याद है। वो पहचान जाते हैं कि ये नैनन ही है। वैन आता है तो इस बात को मानने से इनकार कर देता है। ये ब्यूटीफुल गर्ल नैनन है। एक औरत कहती है गुलान इसकी मोम बहुत ज्यादा सुंदर थी तो उसकी बेटी अगली कैसी हो सकती है। फीफी कहती है सिस्टर ब्यूटीफुल लगने के लिए तुमने बहुत मेकअप किया है। वैन भी उसकी बात पर सहमत होता है। नैनन पूछती है क्या यहाँ किसी के पास मेकअप रिमूवर है। एक लड़की आकर उसे देती है। नैनन अपने फेस पर लगाती है तो ये प्रूफ हो जाता है कि उसने कोई भी मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया है। फीफी इससे एम्बैरस हो जाती है। नैनन बताती है कि वो उन्हें गिफ्ट देने आई है। उसके क्लैप करने पर दो बॉडीगार्ड्स बलून लेकर आते हैं। वो कहती है तुम कपल्स को ये गिफ्ट मुबारक हो। इस बात पर वो दोनों गुस्सा होते हैं। नैनन उन्हें एक दूसरा गिफ्ट देती है। एक ड्रिंक उठाकर कहती है तुम बास्टर और चुड़ैल को ये एंगेजमेंट मुबारक हो, तुम दोनों हमेशा साथ रहो। फिर ड्रिंक को नीचे फेंक देती है। वैन के डैड वहाँ गार्ड्स बुलाते हैं, लेकिन गार्ड उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें यीजू से ऑर्डर मिला था नैनन जो भी करना चाहे उसे करने दे। नैनन के डैड कहते हैं तुम्हारी बहन का एंगेजमेंट है, तुम्हें ये सब तमाशा नहीं करना चाहिए। वैन की मोम बताती है वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है और उन्हें ऐसी लड़की वैन फैमिली की एंगेजमेंट पार्टी में नहीं चाहिए। नैनन वॉइस रिकॉर्ड सुनाती है जो उसके डैड का होता है। इससे प्रूफ हो जाता है कि असल में फीफी की मोम मिस्ट्रेस थी। सब हैरान हो जाते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। फीफी उसे उल्टा सीधा बोलती है तो वो थप्पड़ मार देती है। फीफी उसे मारना चाहती है तो उसे धक्का दे देती है। वैन की मोम सबको कहती है जो भी इस बदतमीज लड़की को पकड़ेगा मैं उसे 100 मिलियन दूंगी, इसलिए सभी उससे पंगा लेने आते हैं। नैनन सबको अच्छे से धोती है। ये देखकर सब छुप जाते हैं। वैन की मोम घबराती हुई कहती है मैं अपने बेटे की शादी तुमसे बिल्कुल नहीं करूंगी। वो कहती है मुझे उनके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैन उसके पास आता है तो वो अपनी मोम की अंगूठी वापस मांगती है। वैन उसके साथ बदतमीजी से बात करता है। वो एक गुब्बारे में हवा भर के उसके मुंह में छोड़ देती है। वैन के डैड उसे अंगूठी वापस कर देते हैं। कहते हैं कि इसके बाद तुम्हारी मेरी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। नैनन कहती है मैं भी यही सोच रही थी। वैन कहते हैं तुमसे भला कौन शादी करेगा। नैनन उसे बताती है यीजू और वो शादी करने वाले हैं। इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। वो कहती है जो भी उसे ये रिश्ता तोड़ने के लिए बधाई देगा उसे गू और सी ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इस बात पर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही उनके फोन में मैसेज आने लगते हैं वो सब नैनन की साइड हो जाते हैं और उसे बधाई देने लगते हैं। नैनन यीजू को मैसेज करती है जिससे उसे गलतफहमी हो जाती है। अपने असिस्टेंट को उसे ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। तभी नैनन का वीडियो कॉल आता है तो वो असिस्टेंट को वापस बुला लेता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ डॉक्टर आता है जिसे देखकर वो गुस्सा करने लगती है कि वो कैसा डॉक्टर
डॉक्टर है, बार बार कॉल करने पर भी वो फोन नहीं उठाता। डॉक्टर कहता है सॉरी मैं ट्रिप पर गया हुआ था। नैनन डॉक्टर को उसे अच्छी तरह चेक करने के लिए कहती है और कॉल कट कर देती है। डॉक्टर उससे अब बकवास करने लग जाते हैं। यीजू गुस्सा हो जाता है और उसे लात मारता है। नैनन आते ही उसे हक कर लेती है और बताती है कि उसने अपनी मॉम की अंगूठी वापस ले ली है। यीजू खुश होता है। तभी डॉक्टर कहता है अच्छा हुआ यीजू ने अगली नैनन को छोड़ दिया और इस ब्यूटीफुल वुमन के साथ रिलेशनशिप में आ गया। असिस्टेंट उसे चुप रहने के लिए कहता है लेकिन वो चुप नहीं होता। नैनन डॉक्टर को बताती है कि वो मिस गू ही है। ये जानकर डॉक्टर हैरान हो जाता है। वो कहती है तुम खुद निकलोगे या तुम्हें मार कर निकाल लूं। डॉक्टर उसे माफी मांगता है। फिर यीजू और नैनन लवी डवी हो रहे होते हैं। ग्रैंडपा का असिस्टेंट उन्हें एंगेजमेंट पार्टी के बारे में बताता है। ग्रैंडपा इस मामले में कुछ भी करने के लिए मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में यीजू ऑफिस की मीटिंग में होता है। तभी उसे नैनन का मैसेज आता है जो कि वहाँ की बड़ी स्क्रीन में शो हो रहा था। असिस्टेंट ये बात उसको बताने जाता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। एम्प्लॉय वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन यीजू उन सबको वापस आने के लिए कहता है। असिस्टेंट आखिर ये बात उसे बता ही देता है लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराता है। एम्प्लॉय समझ जाते हैं कि बॉस प्यार में है। नैनन जहाँ शॉपिंग के लिए आई होती है वहाँ फीफी भी आई होती है। फीफी उसके पास जाकर उसकी मोम की बुराई करती है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। फीफी की दोस्त उसकी इंसल्ट करने के लिए उसकी तरफ पैसे फेंकती है और कहती है तुम्हारे पास आज कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे तो इससे तुम कुछ खरीद पाओगी। नैनन पैसे उठाकर उसकी जेब में भर देती है और कहती है जिसकी जितनी औकात हो उतना ही मुंह खोलना चाहिए। ये सुनकर वो गुस्सा होती है लेकिन फीफी उसे चुप करवाती है। नैनन अंगूठी देख रही होती है। वहाँ पर वो दोनों भी आ जाती हैं। फीफी की दोस्त मौका देखते ही उसके पर्स में अंगूठी डाल देती है। ये बात वो नोटिस कर लेती है। पेमेंट करने के लिए वो कार्ड बाहर निकालती है। फीफी उस कार्ड को लेकर कहती है ये तो एक ऑर्डिनरी कार्ड होगा, तुम इससे इतनी महंगी अंगूठी की पेमेंट कैसे कर पाओगी। एम्प्लॉय इस कार्ड को चेक करती है तो वो ब्लैंक कार्ड होता है जिससे जितनी चाहे पेमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय एड्रेस देकर दूसरी एम्प्लॉय से कहती है ये तो यंग मास्टर सी यीजू के साथ रहती है। नैनन जाते हुए वो अंगूठी फीफी की दोस्त की जेब में डाल देती है। उसके जाते ही वो दोस्त एम्प्लॉयज को बताती है कि वो लड़की यहाँ से अंगूठी लेकर चली गई है, उसको पकड़ो नहीं तो आपका नुकसान होगा। वो एम्प्लॉय ये बात मानने से इनकार करते हैं क्योंकि उसने इतनी महंगी अंगूठी खरीदी थी, वो ऐसा क्यों करेगी। फीफी उसके साथ बाहर जाने लगती है तो गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। उनकी चेकिंग करने के बाद अंगूठी उन्हीं से मिलती है। फीफी समझ आती है कि ये अंगूठी नैनन ने ही डाली है। फीफी को अपनी हेल्प करने के लिए डैड को कॉल करना पड़ता है। नैनन यीजू के सामने टॉवल पहनकर आती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। टॉवल खोल देती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। नैनन कहती है बताओ मेरी ड्रेस कैसी है। वो देखता है तो उसने एक व्हाइट ड्रेस पहनी हुई होती है। उसके करीब जाती है तो यीजू उसे किस करने लगता है। उसे ज्यादा रोमांटिक होते देखकर उसे रोक लेती है। ये याद दिलाती है कि उसकी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई। नैनन उसे कहती है कि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। ये बोलकर वो उसके गाल पर किस कर लेती है। वो भी उसको हक कर लेता है। नेक्स्ट डे जी ग्रुप में जो 1 मिलियन का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए मीटिंग चल रही थी। असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि मिस गू फिर से उसी रेस्टोरेंट में गई है, जिसे सुनकर वो नाराज होता है। तभी नैनन का मैसेज आता है। वो इस मैटर को हल करने के लिए बस उसे आधा घंटा दे। वो भी मान जाता है। अपने एम्प्लॉयज को आधे घंटे का ब्रेक देता है। एक एम्प्लॉय कहता है बॉस हमारी कंपनी को 1 बिलियन का नुकसान हुआ है, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए। वो सबको बताता है कि आधा घंटे के बाद हम इस मैटर पर बात करेंगे। वो असिस्टेंट को नैनन की मदद करने के लिए कहता है। असिस्टेंट बाहर जाकर फोन पर ग्रैंडपा को बता देता है यीजू नैनन की मदद कर रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने उसको मदद करने के लिए मना किया था, फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी और गुस्से से कॉल कट कर देते हैं। असिस्टेंट परेशान हो जाता है। वैन से साइन होने वाली थी तभी वहाँ पर नैनन आ जाती है। वैन उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वो उसे कोई पाव नहीं देती और मिस्टर लू को बताती है वो यहाँ पर सी ग्रुप की तरफ से आई है, उसका प्रोजेक्ट इससे बेहतर है, वो चाहे तो एक बार देख सकते हैं। मिस्टर लू हामी भर लेते हैं और उसका प्रोजेक्ट देखने लगते हैं जो उन्हें काफी पसंद आता है। वो इसके साथ साइन करने लगते हैं लेकिन वैन बताता है कि उन्होंने पहले ही उनके साथ साइन करने का प्रॉमिस किया था, वो ऐसा नहीं कर सकते और वो उन्हें 1% और ज्यादा मुनाफा देने का प्रॉमिस करता है। नैनन कहती है आपको इनके कॉन्ट्रैक्ट को किसी को चेक कराना चाहिए, ये आपको ऐसा ऑफर दे रहे हैं तो कुछ गलत जरूर होगा। वो चेक करवाते हैं तो सच में
को टाला था। नैनन सोचती है मैं एक हैकर हूँ, ये समझ नहीं सकती क्या। वन बताता है मैंने तो सब कुछ चेक किया था, फिर ये सब कैसे हो गया। वो नैनन पर शक करता है। वो बताती है कि उन दोनों में अब कोई भी रिश्ता नहीं है तो वैसा क्यों करेगी। वन कुछ कहना चाहता है लेकिन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर लू उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मिस्टर लू यीजू की कंपनी में कॉल करता है। ये देखकर सब सोचने लगते हैं मिस गू ने कुछ गड़बड़ किया होगा। यीजू अपने एम्प्लॉय को कॉल पिक करने के लिए कहता है। मिस्टर लू से उन्हें पता चलता है कि उन्होंने इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सब एम्प्लॉय को ओवरटाइम करने के लिए बता देता है। नैनन आकर यीजू के गले लगती है और कहती है मुझे अभी किस चाहिए। सामने बैठे दो लोग उन दोनों को हैरान होकर देख रहे थे। नैनन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी किस करें। सामने बैठा इंसान कहता है बॉस आप कर सकते हैं, हम दोनों कुछ नहीं देख रहे। वो कहता है चुप रहो वरना मैं लात मारकर तुम दोनों को बाहर भेज दूंगा। यीजू उसका ध्यान भटकाते हुए उससे पूछता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिला और उसने उसे क्यों नहीं बताया। वो बताती है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें उसने थोड़ी तब्दीली की है, तो मिस्टर लू को पसंद आया और उन्होंने मेरे साथ साइन कर लिया। घर पहुंचते ही नैनन बताती है कि उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या वो मान लेगा। वो पहले उसे बताने का कहता है, फिर वो सोचकर बताएगा। वो अपने घर जाने की बात करती है तो ये जो उसे मना कर देता है और गुस्से से बाहर चला जाता है। वो भी गुस्से में कहती है तुम बहुत बुरे हो, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी नहीं मान सकते। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जैंगमिंग को कॉल करती है। उसे पता नहीं होता है कि नैनन यीजू के साथ रिलेशनशिप में है। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती है। कहती है वो तो बहुत कोल्ड पर्सनैलिटी का है, मैंने सुना है वो काफी रूड है और एक डेविल जैसा है। यीजू अपनी बुराई सुनकर गुस्सा हो जाता है और वीडियो कॉल के सामने ही नैनन को किस कर लेता है। मैंग कहती है ये कौन है, तो यीजू उसे छोड़ता है तो वो अपनी फ्रेंड को चुप करने के लिए कहती है। यीजू कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही डेविल हूँ जिसकी तुम बुराई कर रही थी। वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है सॉरी ब्रदर और गुड बाय कहकर फोन कट कर देती है। यीजू उसके घर जाने के लिए मान जाता है लेकिन उसे कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। नैनन उसे हक कर लेती है। नैनन घर जाती है और कहती है मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ गुड मॉर्निंग। उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारा डैड हूँ, ये तुम्हारी मॉम है, तुम क्या हमें रिस्पेक्ट नहीं दे सकती। वो बताती है कि आप दोनों ने ऐसा क्या काम किया है जिस वजह से मैं आपको रिस्पेक्ट दूं। सॉरी मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये सुनकर स्टेप मॉम खुश हो जाती है। जैसे ही वो कपड़ा उठाती है ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। स्टेप मॉम तो घबरा कर बेहोश हो जाती है। नैनन अपने कमरे में जाकर देखती है तो फीफी ने उसके कमरे पर कब्जा कर रखा था। वो सर्वेंट को ऑर्डर देती है कि उसके रूम में सारा सामान फेंक दे। वो सर्वेंट उसकी बात नहीं मानती और उसी से बदतमीजी करने लगती है। वो गुस्से में एक थप्पड़ लगा देती है उसे। सर्वेंट उसे मारने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर हेड सर्वेंट आता है और नैनन से माफी मांगता है। नैनन उस सर्वेंट को काम से बाहर निकालने के लिए कहती है। हेड सर्वेंट उसे लेकर चला जाता है। नैनन अपने डैड से कहती है कि कल से वो कंपनी ज्वाइन करेगी। उसकी जितनी भी शेयर है उसे यूज करके वो सीईओ की पोजीशन हासिल करेगी। उसके डैड उसे बताते हैं कि उसे अभी काम सही से नहीं आता, इसलिए पहले सही से काम सीख ले, तब तक वो ग्रुप उसकी कंपनी के अंडर रहेगा। नैनन उनके सामने शर्त रखती है कि वो अपनी कंपनी और फीफी के सारे शेयर उसके नाम ट्रांसफर कर दे तो वो मान जाएगी। उसके डैड मान जाते हैं। स्टेप मॉम उसे रोकती है तो उसे बताते हैं उसकी कंपनी थोड़ी देर में बैंकरप्ट होने वाली है, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। यीजू के पास नैनन का मैसेज आता है कल उसके साथ डिनर पर जाएगी। कल उसका मीटिंग होता है लेकिन फिर भी वो उसे हाँ कर देता है। यीजू असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि 3 मिनट में वो मीटिंग बुला ले। असिस्टेंट जैसे ही काम करके आता है उसे पता लगता है कि उसके बॉस डिनर के लिए जा रहे हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस पर मीटिंग के लिए तो सब आ चुके हैं। यीजू उसे ही बात संभालने के लिए कहता है और चला जाता है। यीजू नैनन को आकर मिलता है। तभी मीटिंग के कुछ लोग उसे देख लेते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है ये तो यहाँ है तो मीटिंग क्यों कैंसिल हुई। तो असिस्टेंट बेचारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। यीजू उसे डिनर के बाद घर छोड़ने के लिए आया होता है। नैनन कहती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। यीजू उतरकर उसकी तरफ से दरवाजा खोल देता है। वो बाहर आकर कहती है तुम इतने बोले क्यों हो, तुमने मुझे गुड बाय किस नहीं देना है क्या। यीजू उसे किस कर लेता है। नैनन शर्मा कर जाने लगती है, वापस मुड़कर उसे फ्लाइंग किस देती है। नैनन अपने भाई का सॉन्ग सुनती है लेकिन उसका लिरिक्स वो नहीं होता है जो उसने लिखा था। वो जाओ को कॉल करके पूछती है इस बारे में। जाओ को याद आता है जो सॉन्ग हिट होने पर वो मीटिंग में गया हुआ था, वहीं पर वो पेपर्स लेकर गया था। उसका राइवल टैंगजियान ने पेपर बदल दिया था। जाओ अब वापस आकर ढूंढता है तो उसके हाथ में गलत पेपर लगता है। अगले दिन वो अपने बॉस को बताता है लेकिन वो इन बातों को लेकर इनकार कर देते हैं। वहीं जियांग आ
जाता है। जाओ उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उनके बीच हाथापाई हो जाती है। जियांग बॉस को बताता है इसे इस मैटर पर पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। उसने झूठा इल्जाम लगाया है उस पर और उसे मारा भी है। बॉस भी जाओ को दंड लगाते हैं। न्यानन जाओ की चोट देखकर परेशान होती है। जाओ उसे जियांग के बारे में सब बता देता है। वो यीजू को कॉल करके बताती है कि उसका ब्रदर इन लॉ मुसीबत पे है तो उसकी मदद करने के लिए बोलती है। यीजू उसी कंपनी के सीईओ को कॉल करता है जो कि लड़की के साथ मस्ती करने के मूड में था। वो कॉल उठाता है तो यीजू से बताता है गुजाओ उसका ब्रदर इन लॉ है, उसका जो भी प्रॉब्लम है जल्द से जल्द खत्म करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। न्यानन जियांग के पास जाकर अकेले में बात करने के लिए कहती है। जियांग सोचता है कि ये जरूर मेरी कोई फैन होगी, इसलिए वो मान जाता है। उसके साथ जाने लगती है तो 3 मिनट का बोलकर वहाँ से चली जाती है। सीईओ बॉस को कॉल करता है और जाओ को सपोर्ट करने के लिए और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहता है अगर उसने कोई भी गलती की तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। बॉस इस बात से परेशान होता है। वो जाओ को कंपनी के साथ उसका सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। वो खुद उसका पैर दबाने लगता है। न्याना रूम के चारों तरफ देखती है, तभी उसे बास्केटबॉल बैट नजर आती है। जियांग जैसे ही उसे हाथ लगाने लगता है वो उसका हाथ दूर करती है और उस बैट को पकड़कर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है पहले मैं तुम्हारे इन हाथों पर मारूंगी, फिर तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे को और बदसूरत बनाऊंगी। इसके बाद वो उसे जमकर धोती है। जियांग मार खाने के बाद नीचे गिरा हुआ था। न्याना उसे कहती है तुम सारी सच्चाई सबको बताओगे या फिर मैं तुम्हें फिर से पीटूं। जियांग डर जाता है और ऑनलाइन वीडियो पर अपनी सारी गलती मानते हुए सॉरी कहकर पोस्ट कर देता है। न्याना के पीछे वो भी लंगड़ाते हुए बाहर आता है। तभी जाओ पूछता है क्या तुमने इसे पीटा है? न्याना हाँ कहती है। जाओ हैरान होता है और खुश भी होता है। बॉस जाओ को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। न्याना उसे बताती है अगर वो डॉग की तरह बैठकर भौंकेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। बॉस ये सुनकर गुस्सा होते हैं और जाओ के साथ बदतमीजी से बात करता है। न्याना को ये देखकर उस पर गुस्सा आता है और उसे लात मारकर गिरा देती है। बॉस कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। न्याना कहती है भाई चलो अब हम चलते हैं। बॉस कहते हैं कि उन दोनों ने कहा था कि उनकी बात मानी तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। वो दोनों इस बात से मुकर जाते हैं। उन दोनों की तरफ से एक लॉयर आता है जो बॉस को बताता है कि उसकी कंपनी ने न्याना और जाओ का सॉन्ग चोरी किया है। ये उनका लीगल नोटिस है और बॉस को नोटिस पकड़ा देता है। न्याना और जाओ वापस जा रहे होते हैं तभी 2 गुंडे आते हैं जिनके पास हथियार भी होता है। वो पूछते हैं कि वो उनका रास्ता क्यों रोक रहे हैं। एक गुंडा कहता है कि वो न्यानन के पैरों को जख्मी करने के लिए आया है। उसे याद आता है कि नॉवल की स्टोरी में फीफी गुंडों को बेचकर उसके पैर जख्मी कर देती है और उसे बचाते हुए उसके ब्रदर की जान चली जाती है। वो सोच लेती है कि वो अब ऐसा नहीं होने देगी। वो जाओ को साइड करती है लेकिन वो उसे फाइट करने से रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती और अपने शूज बदल लेती है। वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। जो गुंडा अटैक करने आता है न्यानन उसका हाथ मोड़ देती है। दूसरे गुंडे को भी वो देती है। जाओ भी न्यानन को बचाते हुए देखकर गुंडे को लात मारता है। वो तो देखकर हैरान था उसकी बहन इतनी अच्छी फाइट कर सकती है, उसको तो पता ही नहीं था। दोनों गुंडे डरकर भाग जाते हैं। न्यानन कहती है भाई आप ठीक हो ना? वो कहता है वो एकदम ठीक है, लेकिन उसे कहीं चोट तो नहीं लगी? न्यानन भी कहती है वो भी एकदम ठीक है। फिफी को कॉल पर पता चलता है कि उसका प्लान खराब हो गया है। वो गुस्से में कहती है कि इस बार तुम बच गई, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। नेक्स्ट सीन में न्यानन के डैड सबको बताते हैं कि न्यानन उसकी छोटी बेटी है, वो फैंटम कंपनी को फ्यूचर में संभालेगी। सबसे पूछते हैं क्या किसी को इस बात से दिक्कत है। फिफी ऑब्जेक्शन करती है तो उन दोनों में बहस होने लगती है। उनके डैड परेशान होते हैं। न्यानन कहती है मैं गो ग्रुप के 15% शेयर दे रही हूँ इस कंपनी के लिए। फिफी सोचती है न्यानन कितनी बेवकूफ है, बैंकरप्ट होने वाली कंपनी के लिए अपना गो ग्रुप के सारे शेयर दे रही है। डैड न्यानन को जनरल मैनेजर की पोस्ट पर काम करने के लिए कहते हैं। अगर वो 1 महीने में 70% प्रॉफिट लाती है तो वो सीए बन जाएगी। वो भी हाँ करती है और पेपर पर साइन करती हुई सोचती है मैं धीरे धीरे अपनी चाल चलकर सब कुछ वापस ले लूंगी। वो कैबिन में आती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्लास रियूनियन पार्टी के बारे में मैसेज करती है। क्लास रियूनियन पार्टी में सब न्यानन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जियो कहती है मुझे पता है वो बहुत अगली दिखती है। वहीं दूसरी लड़की कहती है कि उसने सुना है कि न्यानन बहुत ब्यूटीफुल है। किंग बताती है वो अब खूबसूरत दिखती है, मेरा बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पागल हो गया था। जियो अभी भी ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये लड़की इतनी खूबसूरत
खूबसूरत है। वो कहती है उसकी वजह से किंग का ब्रेकअप हुआ, उसे तो बुली करना चाहिए। न्यानन की तभी वहाँ एंट्री होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जियो उसकी इंसल्ट करने लगती है, वो भी कहाँ छोड़ने वाली थी, वो भी उसका मजाक उड़ाती है। जो बताता है कि हम सब क्लासमेट हैं, हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। जियो को न्यानन से माफी मांगने के लिए कहता है। जियो उससे सॉरी कह देती है। जो उसे अपने पास वाला सीट ऑफर करता है, लेकिन वो दूसरी सीट पर बैठती है। किंग फिर सबको बताने लगती है कि कैसे न्यानन क्लास मॉनिटर जू को पसंद करती थी, इसलिए उसने लव लेटर भी लिखा था, जिसको पूरे कॉलेज ने सुना था। उसने सोचा था इन बातों से वो एम्बैरस होगी, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है। न्यानन उनके पास जाती है और वो जियो से कहती है, हाँ तुमने मेरे बाल काटे थे। और किंग से कहती है, तुमने मेरे डेस्क में चूहा रखा था। किंग बताती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, इस बात का वो बुरा न माने। जियो फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है। न्यानन उसके चेहरे पर पानी फेंक देती है और कहती है कि मैं भी मजाक कर रही थी, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। जू के कहने पर जियो शांत हो जाती है। न्यानन वॉशरूम का कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पार्टी में मैंग आती है। जू तो बस उसे देखता ही जा रहा था। न्यानन उसे देखकर खुश होती है और अपने साथ बिठाती है। जू मैंग से कहता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वहीं एक लड़का कहता है, हमारी क्लास की 2 अगली डकलीज बदलकर ब्यूटीफुल लड़कियां बन गई हैं और हमारे सामने ही एक ब्यूटीफुल लड़की मुरझा गई है। ये सुनकर जियो गुस्से से वॉशरूम चली जाती है। उसके पीछे किंग भी जाती है। दोनों वहाँ न्यानन के खिलाफ प्लान बनाती हैं। वो दोनों उसे ड्रग देकर होटल रूम में भेजेंगी। किंग किसी को कॉल करके होटल रूम में किसी लड़के को बेचने के लिए कहती है। वो दोनों बड़ी सफाई से वाइन में ड्रग मिला देती हैं, लेकिन न्यानन ये नोटिस कर लेती है। जैसे ही वो दोनों ड्रिंक देने के लिए आती हैं, वो 2 और ग्लासेस में ड्रिंक भरकर उन सबके पास जाती है। वो ग्लासेस को ऐसे टकराती है कि वो दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं। फिर सब ड्रिंक करती हैं। थोड़ी देर में ही सब नशे में होते हैं। जियो जू को कहती है, हम सबको रूम में रेस्ट करना चाहिए। जू मैंग को लेकर और वो दोनों न्यानन को लेकर जा रही होती हैं। न्यानन नशे में होने की एक्टिंग कर रही थी। जैसे ही वो दोनों रूम के सामने आती है, न्यानन उन दोनों को रूम में धकेल कर दरवाजा बंद कर देती है। जो कुछ कहने वाला होता है, तभी मैंग उसके ऊपर वॉमिट कर देती है। न्यानन उसे कपड़े चेंज करने के लिए भेज देती है और वो मैंग को लेकर रूम में चली जाती है। यीजू कॉल करके पूछता है कि क्या वो उसे लेने आ जाए। न्यानन बताती है वो थोड़ी बिजी है, थोड़ी देर में आ जाए। रिपोर्टर्स रूम के बाहर पहुंच चुके थे। पुलिस जैसे ही दरवाजा खोलती है, रिपोर्टर्स तूफान की तरह अंदर घुस जाते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। न्यानन को वहाँ देखकर किंग कहती है, इसने ही हमें रूम में धक्का दिया था, यही हमें सता रही है। ये सब रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लगते हैं। न्यानन बताती है अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है तो वो ऐसा इल्जाम ना लगाए। किंग की ओवर एक्टिंग देखकर वो हैरान होती है। पुलिस ऑफिसर उसे भी साथ जाने के लिए कहते हैं। न्यानन ऑफिसर के साथ जाती है और वीडियो देखने लगती है, जिसमें किंग और जियो दोनों वॉशरूम में प्लानिंग कर रही होती हैं। पुलिस ऑफिसर उनको साथ ले जाते हैं। जो मैंग से पूछता है क्या वो उसे घर छोड़ दे। मैंग उसे हाँ कहती है, लेकिन न्यानन उसे मना करती है और बताती है उन दोनों को कोई लेने आने वाला है। हिजू दोनों को लेने आता है। जो शॉक्ड होता है कि ये न्यानन का बॉयफ्रेंड है। वो इस बात को जाने देता है और अपने पॉकेट से छोटा मेकअप बॉक्स निकालता है। अपने चेहरे को देखकर कहता है, मैं कितना हैंडसम हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्यानन नींद में कहती है, हिजू मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हिजू उसे परेशान देखकर समझ आता है कि वो बुरा सपना देख रही है। न्यानन उसे फिर नींद में ही उसे किस करने को कहती है। हिजू उसे किस करता है तो वो उठ जाती है। वो हिजू को रोकती है। हिजू बताता है कि अगर इस बार करीब जाऊंगा तो रिजेक्ट करने पर भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। न्यानन उसे बताती है कि वो उसे रिजेक्ट नहीं करेगी। आफ्टर ऑल 4 फीचर के हस्बैंड जो हो, हिजू उसे किस कर लेता है। फिर वो दोनों अपने रोमांटिक मोमेंट में खो जाते हैं। सुबह न्यानन अपने आप को देखकर कहती है, मैं कल हिजू के साथ सोई थी। हिजू घबरा जाता है कि नाराज होकर छोड़कर चली न जाए। न्यानन उसे बताती है, मैं नींद में थी इसलिए समझने में वक्त लगा। वो उसे छोड़कर नहीं जा रही। उसे यकीन दिलाने के लिए वो उसे किस करती है। असिस्टेंट हिजू से पूछता है कि आप कल मिस गू के साथ थे। हिजू से कहता है अब से न्यानन को मिस सी कहेगा। असिस्टेंट खुश होता है, आखिर उसके बोझ रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए। मैंग का फोटोशूट हो रहा था। न्यानन वहाँ आकर देखती है, वहाँ का एम्प्लॉय फोन में लगा हुआ था। वो उसे धक्का देकर कहती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, यहाँ लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अभी इसे बदलो। वो भी अपने काम में लग जाता है। न्यानन मैंग से बात करने के लिए आती है। मैंग उसे बताती है जू उसे डेट पर ले जाना चाहता है। न्यानन को याद आता है स्टोरी में ये कैरेक्टर बहुत घटिया है, जो पैसों के लिए अमीर लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में होता है। वो मैंग से प्रॉमिस लेती है कि वो उसे दूर रहेगी। तभी न्यानन के पास कॉल आती है जो जू ने किया था। वो न्यानन को लंच के लिए बुलाता है। वो हाँ कहती है, फिर किसी को कॉल करके उसके बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कहती है। रेस्टोरेंट में जू से पटाने के लिए बहुत
सी बातें करता है। नैनन सोचती है इसने क्या मुझे मैंग समझ रखा है जो मैं इससे पट जाऊंगी। मैंग वही थी और सब सुन रही थी। जू उसके लिए बुकेट बुलवाता है लेकिन वो लड़की उसे सिर्फ एक रोज देती है। जू उसे रोज देते हुए कहता है मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही पसंद करता हूँ। जू उससे अपनी बकवास बातें कर रहा था। मैंग को अब गुस्सा आ चुका था। वो उठती है और उसके फेस पर पानी फेंक देती है। जू उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे। मैंग अपने फोन से उसकी इंफॉर्मेशन दिखाती है जो नैनन ने कलेक्ट की थी। वो गुस्से में थप्पड़ मार देती है। जू उसे ये सब एक्सप्लेन करने जाता है। नैनन उसे बताती है कि उसकी दोस्त को उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जू समझ जाता है कि नैनन ने ही ये सब किया है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो उन दोनों के बारे में पूछती है। जू बताता है ये उसकी कॉलेज क्लासमेट है। उसकी गर्लफ्रेंड तो उन दोनों को ही बातें सुनाने लगती है जिससे मैंग को गुस्सा आता है। नैनन कहती है तुम दिखने में 40 साल की औरत दिखती हो, इसलिए शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे फ्लावर देकर इम्प्रेस कर रहा था। वो गुस्से में जू से पूछती है वो क्या आंटी दिखती है। वो कहता है नहीं तुम तो 14 साल की लगती हो। उसकी गर्लफ्रेंड उसे धमकाती हुई कहती है अगर उसने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया तो वो सब अपने कार्ड्स और कंपनी वापस ले लेगी। वो उसे झूठ कहता है कि ये दोनों उसके पीछे आई थी और नैनन ने उसे यहाँ प्रपोज किया था जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बस उसी को प्यार करता है। नैनन को उसकी बकवास पर बहुत गुस्सा आता है और उसके फेस पर पानी फेंक देती है। जो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से ले जाने लगता है तभी मैंग उसे बुलाकर उनसे माफी मांगने के लिए कहती है। वो मना कर देता है। नैनन फिर उसे जू की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है जिससे उसका झूठ पकड़ा जाता है लेकिन वो पागल लड़की अभी भी जू के साथ थी। नैनन कॉल करके लड़कियों को आने के लिए बुलाती है। जू समझ जाता है अब कुछ डेंजरस होने वाला है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से ले जाना चाह रहा था लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे अभी भी बहस करना था। तभी वहाँ पर सारी लड़कियाँ आती हैं और जू को घेर लेती हैं। उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर कहती है क्या तुम इतनी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हो। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बाकी सब भी चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में नैनन के डैड के पास कंपनी का मंथली फाइल आ गया था जिसमें नैनन ने सचमुच 70% प्रॉफिट कंपनी को दिलाया था। उसके डैड ये देखकर हैरान होते हैं। वो थोड़ा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। वही सेम डिटेल ग्रैंडपा को पहुंच जाते हैं। वो नैनन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उन्हें पहले ही पता था सी ग्रुप का जो 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था वो नैनन ने ही वापस दिलाया था। उनका असिस्टेंट भी उसकी तारीफ करता है और ग्रैंडपा से पूछते हैं कि अभी भी यंग मास्टर की शादी किसी और से करवाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो समझ आता है कि ग्रैंडपा नैनन से खुश हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैनन आती है और अनाउंस करती है आज फैंटम कंपनी का प्रोडक्ट हाफ प्राइस पर मिलेगा। वही एक रिपोर्टर क्वेश्चन करता है मैंग इस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आई। क्या ये बात सच है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से उसके फेस को नुकसान हुआ है। साथ ही एक पिक्चर दिखाता है जिसमें मैंग का चेहरा सही नहीं था। सारे रिपोर्टर्स इसका जवाब देने का कहते हैं। तभी मैंग वहाँ आ जाती है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो बताती है उसका फेस बिल्कुल ठीक है और उसने अपने चेहरे पर आज मेकअप भी नहीं लगाया है। फीफी जो सबसे ज्यादा हैरान थी वो सोचती है कि उसने मैंग को ऑफर दी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आए और नैनन की किसी भी तरह मदद ना करे। इसके लिए उसने 3 मिलियन ऑफर की थी जो उसने मान लिया था। फीफी कहती है इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। इसकी इतनी हिम्मत मुझसे झूठ कहा। तभी रिपोर्टर्स को पता चलता है थोड़े ही समय में प्रोडक्ट के 1 बिलियन बॉक्स बिक चुके हैं। फीफी हार कहाँ मानने वाली थी। सबके सामने वैन और नैनन के रिश्ते के बारे में बता देती है जो टूट चुका था। वो बताती है कि नैनन की वजह से ये टूटा है क्योंकि वो 2 और लोगों के साथ रिलेशनशिप पे थी। वो एक पिक्चर दिखाती है जिसमें नैनन के साथ येजू और उसका असिस्टेंट था। नैनन कुछ कहने वाली होती है तभी वैन वहाँ आ जाता है और उसके खिलाफ बोलने लगता है लेकिन उसी टाइम पर हमारी हीरो की एंट्री होती है। उसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। रिपोर्टर उससे पूछते हैं आपका और नैनन का क्या रिश्ता है। वो बता देता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। नैनन कुछ बोलने लगती है। येजू उससे कहता है वो फिक्र न करे वो सब संभाल लेगा। वहाँ से आगे बढ़ता है तो वैन उससे कहता है मैंने इसके साथ रिश्ता तोड़ा है आप कैसे इसे प्यार कर सकते हैं। फीफी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मिस्टर सी हैं। असिस्टेंट बताता है उसका बॉस हमेशा मीडिया के सामने नहीं आता। इसमें उसकी गलती नहीं है कि वो उसे पहचान नहीं पा रही। फीफी अपने फोन को चेक करती है तो हैरान होती है। वो येजू को कहती है मिस्टर सी आप इस बेकार लड़के को कैसे पसंद कर सकते हैं। येजू उसके पास आकर धमकाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके बारे में कुछ कहने की। तुम इसके अगेंस्ट जा रही हो मतलब तुम मेरे और सी ग्रुप के अगेंस्ट जा रही हो। इसलिए मजबूरन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ता है। वो साइन करके वहाँ से चले जाते हैं। नैनन रिपोर्टर्स को आने के लिए थैंक्स बोलती है। फीफी कहती है कि तुम जीत गई पर अभी भी तुम गू ग्रुप को अपने ऑर्डर पर चला नहीं सकती और फिर से बकवास करने लगती है। नैनन को गुस्सा आ जाता है और थप्पड़ मार देती है।
मैन गुस्से में उससे बदतमीजी करने जा रहा था, लेकिन यीजू उसे पकड़ लेता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि वो उन दोनों के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए और उस असिस्टेंट को ऑर्डर देकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। फीफी भी वहाँ से चली जाती है। मैंग न्यानन को कांग्रेचुलेशन कहकर वहाँ से निकल जाती है। न्यानन यीजू से कहती है, तुमने हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया, कहीं ग्रैंडपा। यीजू बताता है कि ग्रैंडपा उसे नाराज नहीं है और उनके रिश्ते के लिए मान गए हैं। ये सुनकर वो खुश होती है। यीजू बताता है ग्रैंडपा ने उन दोनों को डिनर पार्टी के लिए बुलाया है। न्यानन उनके लिए गिफ्ट लेना चाहती थी। वो बताता है कि ग्रैंडपा को मास्टर युआन की पेंटिंग पसंद है। न्यानन उसे बताती है उसके पास मास्टर युआन की चाइनीज पेंटिंग नाइट लाइट है। यीजू कहता है तो फिर ग्रैंडपा बहुत खुश होंगे। पार्टी में सब लोग ग्रैंडपा को मुबारक देते हैं। एक आंटी बताती है उन्होंने सुना है कि उनका पोता किसी से प्यार करता है। ये सुनकर दूसरे अंकल कहते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है। यीजू जिसे पसंद करता है, हम भी उसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं और सबको एंजॉय करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट आकर बताता है मिस रोया और मिस जाओ आ गई हैं। ग्रैंडपा उन दोनों को अंदर ले आने के लिए कहते हैं। रोया बताती है कि वो उनके लिए मास्टर युआन की फेमस पेटी नाइट लाइट लाई है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और उसको पेंटिंग दिखाने के लिए कहते हैं। वो कहती है थर्ड ब्रदर को आने दे, फिर मैं आपको पेंटिंग दिखाती हूँ। तभी वहाँ पर यीजू न्यानन के साथ पार्टी में आ जाता है। रोया थर्ड ब्रदर कहती हुई उसके पास जाने लगती है। न्यानन कहती है कि ये कौन लड़की है जो इसे थर्ड ब्रदर कह रही है। याद करती है स्टोरी में बचपन में एक लड़के ने न्यानन को बचाया था। तभी वहाँ पर दो लड़कियां उसे थर्ड ब्रदर कहती हैं और उसे वहाँ से लेकर चली जाती हैं। उसने गलती से मैन को थर्ड ब्रदर समझ लिया था। उसके मरने के समय उसे पता चलता है कि वो जिसे ढूंढ रही थी वो यीजू था। यीजू उसे देखकर कहता है क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो। तभी वहाँ रोया आती है। यीजू इससे रूडली बिहेव करता है। वो इसका फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए वो इसे मिस्टर सी बुलाए और ग्रैंडपा के पास चले जाते हैं। रोया उसे कहने लगती है थर्ड ब्रदर हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। यीजू उसे बताता है कि ये उसकी गलत फहमी है, उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वो सबके सामने बताता है कि न्यानन उसकी गर्लफ्रेंड है और फ्यूचर वाइफ भी। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। वो बताता है हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आप अपनी वादे से मुकरे ना। ग्रैंडपा मान जाते हैं और वो बताते हैं ठीक है वो उन दोनों के रिश्ते के लिए मान गए हैं, लेकिन जब तक वो ना कहें दोनों शादी नहीं कर सकते। न्यानन तो इसमें ही खुश हो जाती है। वो ग्रैंडपा के साथ सबको ये पता चल जाता है न्यानन ने भी सेम पेंटिंग ग्रैंडपा के लिए लाई है। ये जानकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये पेंटिंग तो एक ही है। अंकल कहते हैं जरूर इसमें से कोई एक पेंटिंग नकली है। ग्रैंडपा को उस पेंटर की पेंटिंग बहुत पसंद होती है और वो उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए सभी उन्हें असली पेंटिंग का पता लगाने के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा पहले रोया की पेंटिंग देखते हैं जो बहुत अच्छी तरह बना हुआ था। ग्रैंडपा से पूछते हैं क्या उनको ये पेंटिंग पसंद आई, तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ। वहीं वो अंकल कहने लगते हैं कि यही असली पेंटिंग है, अब तो मिस गू की पेंटिंग को देखने की भी जरूरत नहीं है, जरूर फेक पेंटिंग होगी। ग्रैंडपा सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। वो न्यानन की पेंटिंग देख रहे होते हैं। वो न्यानन की पेंटिंग देखने लगते हैं जो बिल्कुल अलग दिख रही थी। वो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड थे। रोया बताती है अगर न्यानन को मास्टर युआन की पेंटिंग पसंद है तो भी उसे ऐसी नकली पेंटिंग नहीं खरीदनी चाहिए। तभी ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि न्यानन की पेंटिंग असली है। ये जानकर सब हैरान होते हैं क्या ये पेंटिंग तो ब्लर है और इसकी पेपर क्वालिटी कितनी खराब है। ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि मास्टर युआन हमेशा लो प्राइस पेपर लेते थे और उनकी साइड पर हाफ मून बना होता था जो न्यानन की पेंटिंग पर था। रोया कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इस पेंटिंग को 300 मिलियन में खरीदा है। ग्रैंडपा को तो पता होता है कि असली पेंटिंग कौन सी है। फिर वो मैसेज पर नकली मास्टर को बुलाती है। ग्रैंडपा सबको खाने के लिए कहते हैं। वो उनको रोककर बताती है मास्टर युआन यहाँ आने वाले हैं और वही बताएंगे उनकी पेंटिंग कौन सी है। वही सभी के बीच इस टॉपिक पर बात चल रहा होता है। तभी वहाँ पर नकली मास्टर आता है जो आते ही कहने लगता है कि मेरी पेंटिंग को नकली बोलने की हिम्मत कैसे हुई। ग्रैंडपा उस पेंटिंग की कमियों को बता रहे होते हैं। नकली मास्टर उसे बताने लगता है कि मैंने अपनी पेंटिंग में कुछ नया ट्राई किया और रही साइन की बात तो उससे गलती हो गई साइन करने में। न्यानन कहती है कोई कैसे अपनी इंसल्ट कर सकता है। फिर सबको बताती है कि मैंने एक मास्टर को बुलाया है, वही सॉल्व करेंगे। तभी वहाँ पर जैंगपिंग आते हैं जिनको देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। ये आर्ट ऑफिस के बड़े मास्टर थे। न्यानन कहती है कि मास्टर आप ही बताएं। नकली मास्टर का तो बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं वो। फिर वो चैट दिखाते हैं जिसमें रोया ने मैसेज किए थे। तभी सब उसे घूरने लगते हैं। वो घबरा जाती है फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होती कि ये मास्टर नकली है। नकली मास्टर कहता है अगर ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई तो इसमें मेरा नाम क्या कर रहा है। वही न्यानन सबको प्रूफ देती है। वो बताती है 8 साल पहले उसने ये नाम रखा था, इसका मतलब है मैं और मेरा थर्ड ब्रदर एक दूसरे से बहुत दूर है। ग्रैंडपा
ये सुनकर कहते हैं, क्या तुम 8 साल पहले एक फेमस पेंटर थी? वो हाँ कहती है। यीजू उसकी बात सुनकर खुश हो रहा था, लेकिन अभी भी वो नकली मास्टर मानने के लिए तैयार नहीं था। न्यानन उसे धमकी देती है कि वो पुलिस को कॉल करेगी। वो पुलिस को कॉल लगाती है तो वो नकली मास्टर उसकी मिन्नतें करने लगता है, प्लीज पुलिस को कॉल मत करो, मैं मानता हूँ कि मैं नकली मास्टर हूँ। उसके मानने पर रोया झूठी साबित हो ही जाती है। वो कहती है, ग्रैंडपा आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, मैं थर्ड ब्रदर के साथ इंगेज थी। ग्रैंडपा उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और इसी बीच अनाउंस करते हैं न्यानन यीजू की वाइफ बनेगी। ये सुनकर वो और भी चिल्लाने लगती है। ग्रैंडपा अपने आदमियों को कहकर उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। वहीं सब फिर से खाने चले जाते हैं। यीजू बहुत खुश होता है क्योंकि ग्रैंडपा आखिर शादी के लिए मान गए थे। न्यानन ग्रैंडपा से पूछती है, क्या आप इसलिए माने क्योंकि मैं मास्टर जुआन हूँ? ग्रैंडपा हंसते हुए बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। ग्रैंडपा न्यानन के पास आकर कहते हैं, उल्टा मेरा पोता ही नालायक है, अगर वो तुम्हारे साथ शादी न करता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देता। यीजू कहता है, मैं आपका पोता हूँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप तो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि अब तो उन्हें इतनी टैलेंटेड और प्यारी बहू मिलने वाली है तो फिर उसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट सीन में न्यानन को ग्रुप में आई थी, लेकिन अंदर जाने के लिए गार्ड्स रोक लेते हैं। वो उसे बताता है कि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा देती अंदर नहीं जा सकती। न्यानन के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वो गार्ड्स को बताती है कि वो गो ग्रुप की बड़ी बेटी है, क्या अभी भी उसे अंदर जाने के लिए किसी की परमिशन चाहिए? वो कहता है, मैम मुझे एम्बैरस ना करे, ये मेरी ड्यूटी है। न्यानन अपने डैड के असिस्टेंट को कॉल करती है जो उसे बताता है कि अंदर आने की परमिशन नहीं दे सकता। न्यानन अपने डैड के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोलता है कि वो बिजनेस टूर पर गए हुए हैं। असिस्टेंट फोन रखने के बाद फीफी से कहता है, उसने वैसा ही किया जैसा आपने करने को कहा था। फीफी खुद से कहती है, मैं बहुत जल्द इस ग्रुप का सरनेम बदल कर जाओ रख दूंगी। न्यानन अपने लैपटॉप पर कुछ करती है। उसके बाद असिस्टेंट को फोन पर कहती है, लगता है उसे पुलिस बुलाना चाहिए। ये सुनकर असिस्टेंट घबरा जाता है, इतनी सी बात के लिए आप पुलिस को कॉल करेंगी? वो कहती है, इतनी सी बात नहीं है, अपने लैपटॉप पर देखो। उसने उसके लैपटॉप पर हर इम्पोर्टेंट डिटेल हैक कर ली थी और वो उसे धमकी देती है कि वो उसे पब्लिक कर सकती है। असिस्टेंट डर जाता है और उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहता है और जल्दी से उसके पास चला जाता है और न्यानन से माफी मांगता है और साथ ही बता देता है उसे कंपनी में ना आने देने का प्लान उसके डैड और उसकी स्टेप सिस्टर का था। साथ ही वो गार्ड्स को बुलाकर उससे माफी मंगवाता है। ये सब कुछ फीफी अपने फोन पर देख रही थी। वो गुस्से से उसके पास आती है और असिस्टेंट को डांट लगाती है। असिस्टेंट बता देता है, ये चुड़ैल इस कंपनी का सरनेम चेंज करने वाली है। फीफी कहती है, अपना बकवास बंद करो और उसे थप्पड़ मार देती है। नैनन तो बस उनका झगड़ा देख रही थी। वहीं उनके डैड आ जाते हैं। नैनन उन्हें कहती है, आप तो बिजनेस ट्रिप पर थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके डैड उसे डॉक्यूमेंट्स देकर कहते हैं, ये फैसला सबके लिए थोड़ा मुश्किल था, इस पर साइन कर दो। नैनन उन पर साइन करती है तो गो ग्रुप उसका हो जाता है। उसने ऐसा जाल बचाया था कि उसके डैड को ये सब करना पड़ा। फीफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नैनन शॉपिंग के लिए आई होती है और फोन पर यीजू से कहती है, तुम अभी तक कहाँ हो? तभी वहाँ पर वो अपनी बड़ी बहन को देखती है जिसने हमेशा की तरह लड़कों की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। नैनन उसकी आंखें बंद करती है और गेस करने के लिए कहती है वो कौन है। वो बताती है कि ये उसकी लिटिल डेविल है। नैनन कहती है, ब्रदर जी मैं आपकी शॉपिंग करने में मदद करती हूँ। तभी वहाँ पर रोया आ जाती है। उन दोनों को साथ देखकर वो गलत सोच लेती है। वो कहती है, तुम मेरे थर्ड ब्रदर को चीट कर रही हो, तुमने अपना एक न्यू लवर बना लिया है। वो उसकी गलत फहमी दूर करने जा रही थी, लेकिन नैनन उसे रोक देती है और उसके मजे लेने लगती है। यीजू भी वहाँ आ जाता है। यीजू उसे एक आदमी के साथ खड़ा देखकर थोड़ा जेलस फील होता है। तभी रोया उसे भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन वो भड़कता तो नहीं लेकिन जेलस हो रहा था। नैनन बताती है उसे अपने भाई के लिए कपड़े खरीदने हैं, क्या उसका कार्ड मिल सकता है? यीजू उससे कहता है, हाँ लेकिन जहाँ मैं बोलूँ वहाँ साइन करोगी तो? नैनन हाँ बोल देती है तो वो उसे कार्ड दे देता है। ये देखकर रोया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नैनन अपनी बहन के गले लगकर बातें कर रही थी। यीजू उसे ऐसे करते देखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और किस कर लेता है। ये देखकर ये अपनी आंखें बंद कर लेती है। यीजू ये से कहता है, ये सिर्फ मेरी है और फ्यूचर में भी मेरी रहेगी। ये नैनन को सब एक्सप्लेन करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। वो नैनन की ये हरकतें देखकर वहाँ से भाग जाती है। नैनन उसके पीछे जाने लगती है तो यीजू उसे रोकता है, बताता है कि ये ब्रदर एकदम कैसे आ गया और तुम इसके करीब इतने कैसे रह सकती हो? नैनन पूछती है, क्या तुम जेलस हो रहे हो? फिर वो बता देती है कि वो उसकी बड़ी सिस्टर है। ये सुनकर वो हैरान होता है, अब तक वो एक लड़की से जेलस हो रहा था। यीजू उसकी हरकत की वजह से उसका गाल खींचता है। वो दोनों ग्रैंडपा के पास आते हैं। ग्रैंडपा उन दोनों को मैरिज के लिए बोलते हैं। नैनन उनको बताती है, क्यों ना वो दोनों आज ही सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट लेने जाए। ग्रैंडपा उसकी बात पर खुश होते हैं। यीजू उसे सोचने के लिए कहता है क्योंकि इसके बाद उसे कोई चॉइस नहीं रहेगा। न्यानन दूर हटते हुए कहती है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। यीजू घबराते हुए कहता है, तो मुझे ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडपा यीजू के पैर पर मारते हुए कहता है, अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट ना लाया तो वापस आने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों ने मैरिज कर लिया था। वो दोनों ही बहुत खुश थे। यीजू को बुरा होने का एहसास होता है। वो न्यानन को किस करता है। तभी न्यानन की नींद खुल जाती है। वो खुद को थप्पड़ मारती है, क्या वो ख्वाब देख रही थी। ओहो, मेरी मैरिज, मेरी किस। बहुत इरिटेट हो जाती है। उसकी मोम आकर बताती है वो अभी तक सो रही है, क्या उसने टाइम नहीं देखा। उसने आज सी ग्रुप में न्यू ज्वाइन करना था। वो टाइम देखती है तो 8:30 बज चुके थे। वो लेट हो चुकी थी। वो जल्दी से कपड़े लेकर तैयार होने जाती है। उसकी कंपनी पहुंचते ही पहले मुलाकात मैंग से होती है। वो सोचती है क्या ये मैंग है। वो कहती है आप मिस गू हैं। न्यानन हाँ कहती है तो वो बताती है कि उसका नाम लिया है और वो उसे उसके कुलीग से मिलवाएगी। तभी लिफ्ट से बीफी बाहर आती है जो उसे हमेशा की तरह एक डेविल लुक देती है। वो फिर मन में सोचती है क्या ये फीफी थी। लिया उसे अपने साथ ले जाती है। वो सबको बताती है ये गू न्यानन है, ये हमारी कंपनी की न्यू इंटर्न है। वो भी सभी को हाय कहती है। मैंग उसकी सीट दिखा देती है तो वो वहाँ बैठकर अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ पर फीफी आती है और उसे एक कप कॉफी लाने के लिए कहती है। न्यानन उसे मना कर देती है, तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ और पैर हैं, खुद जाकर ले आओ। वो गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता नहीं मेरे डैड कौन है। मेरे डैड यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं। पर इन सब बातों से न्यानन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यीजू के बारे में सोचती है। तभी वो वहाँ आ जाता है। उसे देखकर न्यानन बहुत खुश होती है। वहीं एक एम्प्लॉय कहती है क्या नोवल सी ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर यीजू सच में यहाँ आए हैं। यीजू फीफी को हटाकर न्यानन के पास चला जाता है। यीजू को भी सब याद था। उसे बताता है कि मैंने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं भाग सकती। इसी के साथ ही हमारी ये नोवेल स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।